नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मी एंड एलआईसी में। मैं भावना भरत कुमार प्रीतवानी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एलआईसी का एक और महत्वपूर्ण प्लान लेकर के, जो है एलआईसी का कैंसर कवर प्लान। ठीक है। उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए एंड वीडियोस को देखने के लिए एंड रिस्पॉन्डिंग कमेंट्स के लिए। आई होप ये सभी वीडियोस आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होते होंगे क्लाइंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने में। और अगर आप एलआईसी के कस्टमर्स हैं, ठीक है? तो भी ये वीडियोस आपके प्रोडक्ट नॉलेज को बढ़ाएँगे, आपको एक रास्ता दिखाएँगे कि किसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है? विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ते हैं, डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि ये जो वीडियोस हैं, ये एजुकेशन पर्पज़ से हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। टेबल नंबर 905 एलआईसीज़ कैंसर कवर बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है? जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, ठीक है? टॉप अप्स तो आप सब लोग लेते होंगे, लेकिन अगर मेडिक्लेम है आपके पास और उसके साथ कैंसर कवर प्लान है, तो आप निश्चिंत होकर के ज़िंदगी जी सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि करंट सिनेरियो क्या है इंडिया में, वो कैंसर का मैं बताती हूँ, ठीक है? तो करंट सिनेरियो जो इंडिया में है, वो है द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इंसिडेंट केसेस कैंसर इन इंडिया फॉर द ईयर 2022 2022 में जो केसेस थे, ठीक है? वो 14,61,427 थे, ठीक है? प्लीज़ नोट डाउन कि 2022 में ये केसेस 14,61,427 थे। तो क्रूड रेट अगर आप गिनो, तो हर 1 लाख व्यक्ति में से 100 से ज़्यादा व्यक्तियों को कैंसर पाया गया है। इसीलिए भी ये प्लान आपके पास होना चाहिए। इन इंडिया 1 इन 9 पीपल 9 में से 1 पर्सन को कैंसर होने के चांसेस हैं लाइफ टाइम में कभी भी, ठीक है? सो इसीलिए भी आपके पास कैंसर कवर होना चाहिए। Lung and breast cancers were the leading sites of cancers in males and females respectively. तो आदमियों में जो फेफड़ों का कैंसर है और औरतों में जो ब्रेस्ट कैंसर है, उसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। अमोंग द चाइल्डहुड जो 0 से 14 साल के बच्चे हैं, ठीक है, उसमें लिम्फोइड ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर्स भी आप बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी कैंसर आता है। बॉयज में 29.2% एंड गर्ल्स में 24.2% वाज द लीडिंग साइड। ये मैं अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं कह रही हूँ, ये आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। ये जितने भी नंबर्स हैं, ये पूरा रिपोर्ट बनाया है स्टडी करके मैंने। The incidence of cancer cases is estimated to be increased by 12.8% in 2025 as compared to 2020. आगे भी ये चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, हमारे खाने-पीने का तरीका चेंज हो रहा है, जिसके कारण ये बढ़ने के चांसेस हैं। और भगवान ना करे ये किसी की लाइफ में एंटर हुआ तो उस घर के जितनी भी सेविंग्स हैं वो रुइन कर देता है, बर्बाद कर देता है। इसीलिए आपके पास कैंसर कवर एलआईसी का होना ज़रूरी है, ठीक है? सोर्स ये जहाँ से मैंने लिया है, ये इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है? और मैं कोई भी मनगढ़ंत कहानी यहाँ पे आपको नहीं बता रही हूँ। नो यहाँ पे वेरियस ट्रीटमेंट्स जो हैं, अलग-अलग टाइप के कैंसर्स और एप्रोक्स कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर ब्रेस्ट कैंसर्स है, तो इन इंडिया लगभग 7 लाख रुपए का, मैंने यूएसडी में भी लिखा है, एप्रोक्स 7 लाख रुपीज़ एक्सपेंस है। लंग कैंसर है, तो लंग कैंसर की ट्रीटमेंट 13,20,000 के आसपास है। लीवर का कैंसर है, तो 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख रुपए तक रेंज करता है। स्टमक कैंसर है, तो साढ़े 2,10,000 से 4,75,000 का कॉस्टिंग है। ओरल कैंसर है तो 3.5 लाख के आसपास कॉस्टिंग है। ब्लड कैंसर है तो 10,94,000 का कॉस्टिंग है। प्रोस्टेट कैंसर है तो अप्रोक्स 3.5 लाख रुपए का। सर्वाइकल कैंसर है जो गर्भाशय के मुख का लेडीज को होने के चांसेस रहते हैं और मोस्टली होता ही है। 82,000 से 2,06,000 एक्सपेंस है। किडनी का कैंसर है 3,10,000। ब्रेन कैंसर है जो 4.5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। ये सिर्फ स्टार्टिंग रेंज है, ये सिर्फ स्टार्टिंग रेंज है, ठीक है? जस्ट अ मिनट। ये स्टार्टिंग रेंज है। अगर आगे देखें,
वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अप्रोक्स कोस्ट में आगे देखें तो अगर आप सर्जरी करवाते हैं तो लगभग 2,80,000 से लेकर के 10.5 लाख तक की होती है। अगर आप रोबोटिक सर्जरी करवा रहे हैं जो 4,24,000 से स्टार्ट होती है और लगभग 7,77,000 तक जाती है। कीमोथेरेपी लेते हैं तो पर सेशन 18,000 रुपीज खर्च होता है। रेडिएशन थेरेपी लेते हैं तो 70,000 से स्टार्ट होती है और 20 लाख तक का खर्चा हो जाता है। ठीक है, ये तो अभी मैंने नॉमिनल बताया, अगर जितनी अच्छी हॉस्पिटल उतना ज्यादा खर्चा। इम्यूनोथेरेपी आप ले रहे हैं तो 1 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। ठीक है, और लगभग लगभग एक क्लाइंट को 3 से 4 साइकिल की जरूरत पड़ती है। जो 1 लाख से शुरू होती है 4 लाख तक जाती है और 3 से 4 साइकिल्स नीडेड होती हैं कैंसर ट्रीटमेंट में। बोन मेरो ट्रांसप्लांट में लगभग 15 लाख से 40 लाख रुपए का खर्चा होता है। उसके अलावा बोन मेरो देने वाला भी तो चाहिए, उसका अलग खर्चा। टारगेटेड थेरापी 5 लाख रुपए से 50,000 से 5 लाख रुपए ले लेती है। प्रोटोन थेरापी 25 लाख से 30 लाख रुपए ले लेती है। हार्मोन थेरापी जो है वो 3.5 लाख के आसपास ले लेती है और स्टेम सेल्स थेरापी है जो 15 लाख से 25 लाख तक का कॉस्टिंग ले लेती है। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं, आप मुझे बताओ क्या आपके पास इतना मेडिक्लेम है? और मेडिक्लेम नहीं है तो क्या टॉपअप करवा रखा है? चलो टॉपअप भी करवा रखा है, लेकिन एलआईसी के कैंसर कवर जैसा बेनिफिट कोई नहीं देने वाला इन केस ऑफ कैंसर। भगवान ना करे ये कैंसर की बीमारी किसी को हो, लेकिन अगर आप अपने परिवार की सेविंग रुइन करना नहीं चाहते तो एक छोटा सा हिस्सा हम कैंसर कवर लेकर के वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना? सो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वाई यू मस्ट हैव कैंसर कवर, क्यों होना चाहिए। So if you have Mediclaim, its premium usually increases after claim and maybe it's not enough for treatment. जो मैंने आपको कॉस्टिंग बताया, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं एक फाइनेंशियल, मैं सिर्फ ट्रेनर नहीं हूँ, मैं मार्केट में खुद भी जाती हूँ और एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी हूँ। मेरे पास सारी एजेंसीज है। ठीक है, आई एम वर्किंग विद ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, ऑल काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहता है क्लाइंट के साथ, मेरे 400 क्लाइंट्स में से सिर्फ 10 क्लाइंट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं मुझे 50 लाख का मेडिक्लेम चाहिए। बाकी के बोलते हैं कि 5 लाख का चलेगा, मिनिमम कर दो, मिनिमम कर दो। तो ये आंसर होते हैं। तो क्या 5 लाख का मेडिक्लेम इज दैट इनफ? वो 5 लाख का भी फैमिली फ्लोटर है। इज दैट इनफ टू ट्रीट दिस डिसीज? क्या इस डिसीज को ट्रीट कर सकता है वो? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए आपको कैंसर कवर लेना चाहिए। ठीक है, दूसरा रीजन जो है मेडिक्लेम में, जब भी आप क्लेम करते हैं तो आप देखना दूसरे साल जो है लोडिंग लग के आता है, प्रीमियम इंक्रीज होके आता है। मोस्ट ऑफ केसेस ऐसे ही देखे हैं मैंने। ठीक है, बिकॉज 11 साल मुझे भी इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं। सो इफ यू हैव टॉप अप कवर इट कैन बी यूटिलाइज ओनली आफ्टर बेस प्लान एग्जॉस्ट द लिमिट। तो जो बेस प्लान है वो जीरो, बिल्कुल जीरो हो गया तो ही आप टॉप अप यूज कर पाएंगे। और इससे इससे तो मैंने फेस भी किया हुआ है मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ, कि अगर 10 रुपए, 50 रुपए, 1,000 रुपए भी बाकी है तो आप टॉपअप में से नहीं यूटिलाइज कर सकते उस ट्रीटमेंट का। ठीक है, तो एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए, या बोल देता ना पूरा रिस्टोर होना चाहिए। तो रिस्टोर होने के लिए भी कंडीशन क्या है? रिस्टोर होने के लिए भी कंडीशन ये है कि पहले वो जीरो हो जाना चाहिए। सो इन अबाउट बोथ ही प्लान्स प्रीमियम कंटिन्यूज आफ्टर द क्लेम। इन दोनों ही, चाहे मेडिक्लेम लेते हैं, टॉपअप लेते हैं, क्लेम लेते हो तो भी आपका प्रीमियम कंटिन्यू रहेगा। लेकिन मेरी एलआईसी का जो कैंसर कवर है उसमें अगर माइनर स्टेज है तो 3 साल प्रीमियम वेव ऑफ हो जाता है, और मेजर स्टेज है तो हम प्रीमियम लेते ही नहीं है। ठीक है, सो LIC's cancer cover plan is the solution of all problems to protect your hard earned wealth in case of cancer। कैंसर के केस में ये आपकी जितनी भी हार्ड अर्न मनी है वो बचा सकता है। मैं फिर भी भगवान से प्रे करूंगी कि किसी भी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम ना हो, पर भगवान न करे हो जाए। तो ये जो कैंसर कवर प्लान है वो सबसे बेस्ट है। अगर आप एडवाइजर हैं, अभी तक आपने खुद के लिए नहीं खरीदा, तो सबसे पहले आप खुद के लिए खरीदें। ठीक है, मैंने तो मेरा ले रखा है, आप लोग अपना भी लेके रखें। सो कैसे, ये बहुत अच्छा प्लान है, आइए देखते हैं।
ठीक है। सो व्हाट इज द कैंसर कवर प्लान एग्जैक्टली? दिस इज अ रेगुलर प्रीमियम, जिसमें आपको रेगुलर प्रीमियम देना है। नॉन लिंक प्लान है, ठीक है, मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है विच प्रोवाइड्स फिक्स बेनिफिट इन केस लाइफ एश्योर्ड इज डायग्नोस्ड विद एनी ऑफ द स्पेसिफाइड अर्ली एंड और मेजर स्टेज कैंसर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। तो कभी भी अर्ली या मेजर स्टेज कैंसर हुआ है तो उस केस में ये जो कैंसर कवर पॉलिसी है आपकी मदद रूप बनेगी। सो टू बेनिफिट्स आर देयर। इस प्लान में दो प्रकार के ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन वन जो है वो है लेवल ऑफ सम एश्योर्ड। लेवल ऑफ सम एश्योर्ड में क्या रहेगा? द बेसिक सम एश्योर्ड रिमेन्स सेम थ्रू आउट द पीरियड। ठीक है, अगर मैंने 25 लाख का खरीदा है तो जितनी भी टर्म है मेरी इस पॉलिसी की ये 25 लाख रुपए रहेगा। मैंने 30 लाख का खरीदा है तो जितनी भी टर्म है वो 30 लाख रुपए रहेगा, यानी एक फिक्स सम एश्योर्ड इसमें बना रहेगा। ऑप्शन टू जो है वो है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। सो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में 10% increase in sum assured for first 5 years और till diagnose of specified cancer whichever is earlier। तो यहाँ पे प्लीज ये चीज याद रखिएगा कि 10% आपका सम एश्योर्ड, सपोज मैंने 50 लाख का प्लान खरीदा तो दूसरे साल वो 55 लाख हो जाएगा, तीसरे साल वो 60 लाख हो जाएगा, चौथे चौथे साल वो 65 लाख हो जाएगा। हर साल 5-5 लाख अगले 5 सालों तक बढ़ने वाला है। लेकिन भगवान न करे 2 साल प्रीमियम दिया और कैंसर डिटेक्ट हुआ तो उसके बाद वो नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, लेकिन जहां तक बढ़ा है वो सम एश्योर्ड लाइफ टाइम के लिए कंसीडर, लाइफ टाइम यानी पॉलिसी टर्म के लिए कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि 50 लाख का सम एश्योर्ड खरीदा, दूसरे साल वो 55 हो गया, तीसरे साल वो 60 हो गया, अभी 60 के बाद कैंसर डिटेक्ट हो गया, 60 लाख हुआ, कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो अभी जो भी क्लेम बनेगा वो 60 लाख के हिसाब से बनेगा, 60 लैक्स के हिसाब से बनेगा। ठीक है, सो ये ऑप्शन टू है ना, क्योंकि मैक्सिमम आप 50 लाख तक ही कैंसर कवर खरीद सकते हैं। तो अगर ऑप्शन टू लिया है तो ये आपको 75 लाख तक का प्रोटेक्शन अवेलेबल करवा सकता है। ठीक है, फीचर्स एंड बेनिफिट्स पे जाते हैं तो सबसे पहले इस प्लान को खरीदने के लिए आपकी मिनिमम एज जो है वो 20 साल होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एज 65 ईयर्स है, तो आपकी उम्र अगर 65 साल तक है तो आप ये प्लान खरीद सकते हैं। मिनिमम कवर सीजिंग एज 50 साल है, यानी अगर 25 साल के व्यक्ति ने ये प्लान खरीदा है तो उसे कंपलसरी टर्म 25 साल की लेनी होगी, 50 माइनस 25। अगर 30 साल के व्यक्ति ने खरीदा है तो उसे कंपलसरी 20 साल की टर्म खरीदनी होगी। ठीक है, उसे 10 साल की टर्म नहीं, प्रीवियस जो वर्जन था उसमें ऐसा था कि 10 से 30 साल की टर्म आप रख सकते थे, लेकिन न्यू वर्जन जो कैंसर कवर का आया है इसमें कंपलसरी कवर सीजिंग एज 50 कर दिया, यानी पॉलिसी टर्म 50 माइनस एज उतना मिनिमम देना ही पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम कवर सीजिंग एज 75 ईयर्स है। 75 ईयर्स से, जैसे 65 ईयर के पर्सन को आप दे रहे हो तो 10 साल की टर्म दे पाओगे, उससे ज्यादा की नहीं दे पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम कवर सीजिंग एज 75 ईयर। मिनिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो ये 10 साल की है, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 30 साल की है। ठीक है, लेकिन फिर से यहाँ पे आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम कवर सीजिंग एज का ध्यान रखना है। कैसे? तो देखो, अगर आप, चलो मेरा एग्जांपल ले लेते हैं, मेरी एज है 34 ईयर। ओके, तो अगर मुझे 10 साल की टर्म खरीदनी है तो मैं नहीं खरीद पाऊंगी। क्यों? 50 माइनस 34, यानी मुझे 16 ईयर की टर्म मिनिमम लेनी पड़ेगी। ओके, समझ गए? सो आगे बढ़ते हैं। मिनिमम प्रीमियम जो है इस प्लान में 5000 पर एनम होगा। ठीक है, सो ये विदाउट जीएसटी प्रीमियम है। ओके, ईयरली प्रीमियम 5000 मिनिमम होगा। ठीक है, इस प्लान में आगे बात करते हैं मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड। तो बेसिक सम एश्योर्ड 20 साल से 34 साल के व्यक्ति के लिए मिनिमम 35 लाख से, उससे कम का नहीं खरीद सकते। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि 5,000 रुपए मिनिमम प्रीमियम बैठना चाहिए। तो जैसे कि अगर आप 21 ईयर के पर्सन के लिए काउंट करोगे ना तो 35 लैक्स नहीं होगा 5,000 में, उसे 45 या 46 लैक्स देना पड़ेगा, तब जाके उसका 5,000 ईयरली प्रीमियम सेट होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप कैलकुलेशन करते हो या किसी क्लाइंट को पिच कर रहे हो या बाय कर रहे हो। तो 20 से 34 के लिए, एज के लिए 35 लाख कंपल्सरी है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। 35 से 40 ईयर के लिए 25 लैक्स मिनिमम परचेज प्राइस है।
41 to 65 ईयर के लिए 15 लाख मिनिमम परचेज करना है इस प्लान में, ठीक है। अब ये इंक्रीज कैसे होगा, तो ये 1 लाख रुपए के मल्टीप्लिकेशन में इंक्रीज होगा, जैसे 35 लाख, 36 लाख, 37 लाख, ऐसे 1-1 लाख के मल्टीप्लिकेशन में इंक्रीज होगा। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड इस प्लान में 50 लाख तक ले सकते हैं अंडर ऑल कैंसर कवर एंड क्रिटिकल इलनेस कवर राइडर टेकन फ्रॉम एलआईसी। तो यहाँ पे सिर्फ एलआईसी की बात कर रही है। एलआईसी से आपने जितना भी क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया है एंड कैंसर कवर लिया है, वो मैक्सिमम 50 लाख तक आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैंसर कवर में आपको जो सेकेंड ऑप्शन है, अगर आपका क्रिटिकल इलनेस एग्जॉस्ट हो गया, 20 लाख का ऑलरेडी है, तो आप 30 लाख रुपए कैंसर कवर खरीद सकते हैं अगर 35 से अबव की एज है आपकी। तो 30 लाख रुपए ऑप्शन 2 के साथ जाइए, ठीक है, जो इंक्रीज होता जाएगा और 45 लैक्स तक पहुंच जाएगा 5 इयर्स में। ओके, तो ऐसे भी आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्रिटिकल इलनेस बाय करके रखा है, ठीक है। तो ये थे फीचर्स एंड कंडीशन कि आप कितना बाय कर सकते हो, कौन ये प्लान बाय कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। इन केस ऑफ, सॉरी, ये हमने ले लिया है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो वेटिंग पीरियड की बात करते हैं कि जैसे कि मेडिक्लेम पॉलिसीज में वेटिंग पीरियड रहता है, ठीक है। आप मेडिक्लेम पॉलिसीज लेते हैं तो आपने देखा होगा कि किसी भी डिसीज के लिए वेटिंग पीरियड रहता है। जैसे कैटरेक्ट के लिए 2 ईयर का होता है, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए 4 ईयर्स का होता है। सिर्फ एक्सीडेंटल है जो वो फर्स्ट डे से कवर होता है एंड वायरल जो है वो 31st डे से कवर होता है। तो वैसे ही इस प्लान में भी रूल है, वेटिंग पीरियड ऑफ 180 डेज विल apply from the date of issuance of policy और date of revival of risk cover whichever is later, ठीक है। अगर आपने पॉलिसी खरीदी, उससे 180 दिन के अंदर अगर कैंसर डिटेक्ट हुआ तो आपकी पॉलिसी वॉइड हो जाएगी, ठीक है। या आपने पॉलिसी रिवाइवल करवाई और 180 दिन के अंदर डिटेक्ट हुआ तो पॉलिसी वॉइड हो जाएगी, यानी नलीफाई, जीरो हो जाएगी, ठीक है। सो टू द फर्स्ट डायग्नोसिस ऑफ एनी स्टेज ऑफ कैंसर आपको मिनिमम परचेज करने के बाद या रिवाइवल के बाद 180 दिन का वेटिंग पीरियड लगना है, ठीक है। इसीलिए पॉलिसी लैप्स ना होने दे। No benefit shall be payable if any stage of cancer occurred before expiry of 180 days from the date of issuance of policy or date of revival and the policy shall terminate। तो जैसे मैंने बोला, अगर 180 दिन के बीच में पहले कोई भी कैंसर आपको डिटेक्ट हुआ तो आपकी पॉलिसी वॉइड हो जाएगी, ठीक है। सर्वाइवल यहाँ पे देखें तो नो बेनिफिट इज पेएबल, ठीक है, कोई भी यहाँ पे नहीं पे होगा, ठीक है। इफ लाइफ एश्योर्ड डाइज विद इन द 7 days फ्रॉम डेट ऑफ डायग्नोसिस ऑफ अर्ली और मेजर स्टेज कैंसर, तो कैंसर डिटेक्ट हुआ, ठीक है, और उसके 7 दिन के अंदर अगर मृत्यु हो गई पॉलिसी होल्डर की, तो कोई भी बेनिफिट पे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वाइवल पीरियड का भी रूल लगेगा। ऑलमोस्ट जितने भी मेडिक्लेम पॉलिसीज लेते हो सबके टर्म्स कंडीशन होते हैं, हम और भी ट्रांसपेरेंट हैं, इसीलिए मैं समझा रही हूँ कि अगर कैंसर डिटेक्ट हुआ और उसके 7 दिन के अंदर, फर्स्ट डायग्नोसिस के 7 दिन के अंदर अगर डेथ हुई, तो यहाँ पे आपको कोई बेनिफिट पे नहीं होगा। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, कैंसर के केस में तुरंत ही डेथ नहीं हो जाती, ठीक है। अगर आपने छुपाया है, नहीं बताया है, तो ही ऐसा केस बन सकता है, ठीक है। प्रीमियम रेट्स, तो प्रीमियम डिफर करते हैं यहाँ पे मेल एंड फीमेल के लिए। जैसे कि आप कैलकुलेट करोगे तो छोटी उम्र में फीमेल के लिए थोड़ा ज्यादा आएगा, बड़ी उम्र में मेल के लिए ज्यादा आएगा। इसका कारण है क्योंकि फीमेल्स को स्टार्टिंग पीरियड में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और मेल को बड़ी एज में प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एवरेज प्रीमियम अगर आप लेंगे तो छोटी उम्र में फीमेल के लिए थोड़ा सा माइनर सा प्रीमियम ज्यादा आएगा और बड़ी उम्र में मेल के लिए आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों के लिए प्रीमियम अलग है। कैन बी रिवाइज एवरी 5 ईयर, लेकिन अभी तक रिवीजन कुछ हुआ नहीं है 5 साल के पॉलिसी टर्म में। लेकिन यहाँ पे जो भी रिवीजन होगा तो जिस ईयर पे जिस एज पे आपने पॉलिसी खरीदी थी उसी एज का प्रीमियम आपको लगेगा, ठीक है। यानी 45 की एज है आपकी,
अभी आपने 10 साल पहले खरीदी तो 35 के लिए जो रिवाइज होकर के आया वो एप्लीकेबल होगा। तो ये प्लस पॉइंट है। जबकि मेडिक्लेम्स में क्या होता है, हर 5 साल पे आपका प्रीमियम इंक्रीज होता है। क्लेम की बात करें तो इट शुड बी इंटीमेटेड विद इन 120 डेज एंड विल बी सेटल्ड बाय LIC ऑफ इंडिया ओनली। यहाँ पे कोई TPA बीच में नहीं आएगा। विद इन 30 to 45 डेज यहाँ पे रिसिप्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स आपका क्लेम जो है वो LIC ऑफ इंडिया सेटल कर देगा। कोई भी TPA बीच में नहीं आएगा। फॉर एनी डिले, अगर कोई डिले भी होता है तो जो भी बैंक शेड्यूल बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं +2% यहाँ पे LIC ऑफ इंडिया आपको पे करेगा। ठीक है। मोड ऑफ प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे ईयरली और हाफ ईयरली ये दो ही प्रीमियम ऑप्शन अवेलेबल हैं। क्वार्टरली या मंथली आप नहीं जा सकते। ठीक है। यहाँ पे रिबेट की बात करें तो कोई भी रिबेट नहीं मिलता सम एश्योर्ड का यहाँ, क्योंकि ये वन टाइप ऑफ मेडिक्लेम पॉलिसी है। लोडिंग, यदि आप ईयरली प्रीमियम दे रहे हैं तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली प्रीमियम 2% ज्यादा चार्ज होता है। तो यदि आप ईयरली प्रीमियम दे देते हैं तो इस पॉलिसी में आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। अवेलेबल राइडर्स, तो इस प्लान में किसी भी प्रकार का राइडर अवेलेबल नहीं है। ग्रेस पीरियड इस प्लान में 30 दिन का रहेगा, 30 डेज रहेगा यहाँ पे। ठीक है। क्लेम कंसेशन, तो क्लेम कंसेशन इस प्लान में अवेलेबल नहीं है, वन टाइप ऑफ मेडिक्लेम प्लान है इसीलिए। पॉलिसी लोन नॉट अवेलेबल है। ठीक है। पेड अप सरेंडर पॉलिसी, नथिंग नथिंग, कोई वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये वन टाइप ऑफ मेडिक्लेम पॉलिसी। ठीक है। बैक डेटिंग इस प्लान का आप कर नहीं सकते और करने में कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है। रिवाइवल आप पॉलिसी का फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 5 साल के अंदर करवा सकते हैं। ठीक है। सुसाइड क्लोज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि कोई सम एश्योर्ड यहाँ से लिंक नहीं है। ठीक है। लाइफ एश्योर्ड नहीं है, ये सिर्फ कैंसर पॉलिसी है। प्रपोजल फॉर्म की बात करें तो प्रपोजल फॉर्म इसमें URN HPF1, तो कैंसर कवर का स्पेशल फॉर्म जो आता है वो यहाँ पे आपको फिल करके देना होगा। ठीक है। अगर आनंदा से करें तो वेल एंड गुड है, क्योंकि पूरा का पूरा नॉन मेडिकल प्लान है ये। ठीक है। बात करते हैं आगे GST रेट की। तो करंट GST रेट यहाँ पे प्रीमियम के साथ 18% चार्ज होता है एवरी ईयर, जो हर मेडिक्लेम पॉलिसी में चार्ज होता है उसमें भी यही रेट लगता है। ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे टैक्स बेनिफिट की। तो ये एज अ हेल्थ प्लान आपको 80D में टैक्स फ्री रिबेट मिलेगा, टैक्स रिबेट मिलेगा यहाँ पे। और लमसम और इनकम बेनिफिट इस प्लान में जो भी मिलती है वो आपकी टैक्स फ्री रहेगी अंडर सेक्शन 1010D में। ठीक है। अब समझते हैं बेनिफिट इलस्ट्रेशन को कि ये प्लान कैसे वर्कआउट करता है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि इस प्लान में दो प्रकार के ऑप्शन है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, जो पॉलिसी लेते समय ही आपको सिलेक्ट करने हैं। ठीक है। अभी भगवान न करे किसी की भी लाइफ में अगर कैंसर एंटर हुआ है तो उसके दो स्टेज बनेंगे, अर्ली स्टेज एंड मेजर स्टेज। ठीक है। तो अगर भगवान न करे अर्ली स्टेज आया, हम्म सो अर्ली स्टेज आया, तो वहां पे जो भी पॉलिसी है वो एक तो इन्फोर्स होनी चाहिए, और फर्स्ट डायग्नोसिस पे आपको लमसम बेनिफिट ऑफ 25% ऑफ एप्लीकेबल सम एश्योर्ड इज पेड, है ना, ओनली वंस फॉर फर्स्ट इवेंट। पहली बार जब कैंसर डिटेक्ट हुआ अर्ली स्टेज का, तो उस समय 25% आपको पे हो जाएगा। ठीक है। और PWB प्रीमियम, सॉरी, जस्ट मिनट। सो PWB यानी प्रीमियम वेवर बेनिफिट, तो यहाँ पे नेक्स्ट 3, अगर अर्ली स्टेज कैंसर आपको डिटेक्ट होता है 25% ऑफ सम एश्योर्ड आपको पे हो गया, 3 साल के प्रीमियम LIC ऑफ इंडिया यहाँ पे आपके वेव कर देगी, क्योंकि LIC ऑफ इंडिया समझता है कि कस्टमर को क्या तकलीफ हो रहा है। ठीक है। जबकि मेडिक्लेम होता तो वहां पे आपको अभी भी प्रीमियम देना पड़ता एंड विद लोडिंग देना पड़ता अगर आपने क्लेम लिया है। ठीक है। जितना मेरा अनुभव है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ, अलग अलग केस में ये अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन इस प्लान में प्रीमियम वेवर बेनिफिट आ जाएगा, यानी 3 साल के लिए आपके जो प्रीमियम्स हैं वो माफ हो जाएंगे। ठीक है। और बी बनता है मेजर स्टेज। ठीक है। अभी भगवान न करे मेजर स्टेज डिटेक्ट हुआ तो क्या होगा। सो आपकी पॉलिसी उस समय भी इन्फोर्स होनी चाहिए,
और मेजर स्टेज का कोई भी केस डिटेक्ट होता है तो लमसम बेनिफिट 100%, यानी जितना सम एश्योर्ड आपने खरीदा है या ऑप्शन 2 में जो भी सम एश्योर्ड एप्लीकेबल रहेगा वो आपको तुरंत पे हो जाएगा। ठीक है, आपके भविष्य के सारे प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे। सो ऑल फ्यूचर प्रीमियम शेल बी वेव्ड। ओके, और इनकम बेनिफिट ऑफ 1% ऑफ एप्लीकेबल सम एश्योर्ड shall be paid for the next 10 years to life assured और नॉमिनी। नॉमिनी को कब पे होगा? इन केस ऑफ लाइफ एश्योर्ड की डेथ हो गई तो जो 10 साल के 1% मंथली इनकम बेनिफिट लेना है वो नॉमिनी को लमसम पे हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने पहले अर्ली स्टेज नहीं लिया है, अर्ली स्टेज का क्लेम नहीं लिया है तो। ठीक है, नाउ यहाँ पे बेनिफिट इलस्ट्रेशन देखते हैं कि ये प्लान कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क्स। सो अर्ली स्टेज के कैंसर में समझते हैं कि किसी क्लाइंट ने ये जो पॉलिसी खरीदी है 50 लाख रुपए के सम एश्योर्ड की, ये प्लान खरीदा है विद ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 के साथ खरीदा है। अभी पॉलिसी जब स्टार्ट हुई, ठीक है, और भगवान ने करे पॉलिसी के 3 साल में उसे अर्ली स्टेज का कैंसर डिटेक्ट होता है तो यहाँ पे 12.5 लाख रुपए, 12,50,000 यानी 50 लाख रुपीज का 25% पे हो जाएगा। 3 साल के प्रीमियम यहाँ वेव ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, 3 साल के बाद प्रीमियम फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और पॉलिसी टर्म तक चलता रहेगा। उसके बाद उसे मेजर स्टेज नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं पे होगा। ठीक है, अर्ली स्टेज में उसने ले लिया। दूसरा केस क्या बन सकता है कि मेजर स्टेज बन सकता है। ठीक है, कि अर्ली स्टेज का उसे पता नहीं चला और डायरेक्टली मेजर स्टेज आ गया। ओके, तो उस केस में 100% ऑफ द सम एश्योर्ड यानी 50 लाख रुपए क्लाइंट को पे हो जाएंगे। 50 लाख का 1% यानी 50,000 हर महीने LIC ऑफ इंडिया उसे पे करती रहेगी अगले 10 सालों तक। और भगवान न करे उन 10 सालों से पहले उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को पे करेगी, लेकिन LIC इंडिया अपने वादे के अनुसार पूरा पैसा देगी। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही आप मेजर स्टेज क्लेम करते हैं आपका प्रीमियम स्टॉप हो जाता है, आपको आगे कोई भी प्रीमियम नहीं देना। ये दो केसेस थे। तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट की लाइफ में अर्ली स्टेज भी आ सकता है एंड मेजर स्टेज भी आ सकता है, तो उसमें ये पॉलिसी कैसे वर्क करेगी? तो समझो भगवान न करे 3 साल के बाद पॉलिसी खरीदी, उसके 3 साल के बाद कभी भी हो सकता है, ये तो जस्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, 180 दिन का वेटिंग पीरियड है। उसके बाद जब भी अर्ली स्टेज कैंसर डिटेक्ट होता है तो 12.5 लाख रुपए वहां पे क्लाइंट को पे कर दिए जाएंगे। 3 साल के प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद समझो वो ठीक हो गया, उसने प्रीमियम पे करना 3 साल के बाद फिर से स्टार्ट कर दिया और कुछ सालों बाद उसे मेजर स्टेज कैंसर, पॉलिसी टर्म में ही मेजर स्टेज कैंसर डिटेक्ट होता है तो जो 75% उसका लेना बाकी था यानी 37,50,000 रुपए उसे पे हो जाएगा, प्लस 50 लाख का इंश्योरेंस था यानी 1% ऑफ सम एश्योर्ड यहाँ पे अगले 10 सालों तक क्लाइंट को पे होगा। और भगवान न करे 10 साल से पहले क्लाइंट की डेथ हुई तो उसके नॉमिनी को लमसम अमाउंट पे कर दिया जाएगा। तो ये तीनों केस बहुत अच्छे से मैंने समझाए एंड आई होप आप भी समझ गए होंगे एंड अपने क्लाइंट्स को अच्छे से समझा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक था हमने ये प्लान वर्कआउट कैसे करता है। अब देखते हैं अंडर राइटिंग एस्पेक्ट्स, किसको कितना दे सकते हैं इस प्लान का, अंडर राइटिंग एस्पेक्ट्स क्या है। तो एक्चुअल सम एश्योर्ड इस प्लान में बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा। मैंने 25 लाख खरीदा है 25 लाख है, 30 लाख खरीदा 30 लाख, 50 लाख लिया तो 50 लाख है, ऑप्शन 2 में लिया तो इंक्रीज हो रहा है तो 75 लाख तक मैक्सिमम। सो दिस इज अ स्टैंड अलोन प्लान, ये किसी भी प्लान के साथ क्लब नहीं होता। इसका जो सम एश्योर्ड है किसी भी प्लान के साथ क्लब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये क्रिटिकल इलनेस राइडर के साथ क्लब होकर के आप ध्यान ध्यान से दे सकते हैं कि मैक्सिमम 50 लाख तक ये अलाउड है। बेसिक सम एश्योर्ड 50 लाख तक अलाउड है, ऑप्शन 2 लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नॉन मेडिकल स्कीम तो ये एक्सक्लूसिवली नॉन मेडिकल स्कीम है, सो अलाउड ओनली अंडर नॉन मेडिकल, नॉट टू बी इंक्लूडेड इन एनी टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग नॉन मेडिकल स्कीम। ये प्लान बिना किसी मेडिकल के आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का मेडिकल आपको करवाने नहीं जाना। एज प्रूफ तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एज प्रूफ ही चाहिए, नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ को आप ये प्लान नहीं सेल कर सकते। फीमेल लाइव्स की बात करें तो यहाँ पे सारी की सारी फीमेल लाइव्स अलाउड हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को भी आप ये प्लान दे सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग यहाँ पे थर्ड जेंडर को, आई एम नॉट क्लियर। ठीक है, सो फीमेल लाइव्स की यहाँ पे हम बात करें तो
सारी मेजर लिटरेट फीमेल लाइव्स यहाँ पे अलाउड है। प्रेग्नेंट लाइव्स को भी आप ये दे सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। 8वां वैसे क्या होता है, हम 24 वीक्स तक दे पाते हैं कोई भी प्लान, A1 कैटेगरी में है तो ही। लेकिन यहाँ पे किसी भी कैटेगरी में है, प्रेगनेंसी के किसी भी मंथ में आप ये प्लान सेल कर सकते हैं और कोई मेडिकल नहीं है उसके लिए। ठीक है। मेजर स्टूडेंट्स को भी आप ये प्लान दे सकते हैं, वो भी खरीद सकते हैं, 20 ईयर अबव है तो। फिजिकली हैंडीकेप पर्सन को भी ये प्लान ले सकते हैं विदाउट चार्जिंग एनी एक्स्ट्रा, किसी भी एक्स्ट्रा चार्ज के बिना आप दे सकते हैं। ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा, आप किसी भी फील्ड में हैं, इस प्लान में ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगने वाला है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। बिजनेस इंश्योरेंस में तो आप एम्प्लॉयर्स के पास जा सकते हैं, उनका टैक्स सेव हो सकता है। अगर वो एम्प्लॉयज के नाम पे कैंसर कवर पॉलिसी लेते हैं तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में भी आप ये प्लान सेल कर सकते हैं। ठीक है। एनआरआई एंड एफएनआईओ को ये प्लान आप नहीं दे सकते, कोविड-19 गाइडलाइन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। वैसे भी LIC ऑफ इंडिया ने फिलहाल तो हटा ही दिया है कि आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देने की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये एनआरआईज के लिए नहीं है, एफएनआईओज के लिए नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होगा। ठीक है। तो ये था मेडिकल अंडरराइटिंग। बात करते हैं फिनेंशियल अंडरराइटिंग की। ठीक है, कौन कितना खरीद सकता है। सो यहाँ पे मेजर लाइफ्स जो हैं, मेजर मेल लाइफ्स यानी जो कमा रही हैं, ठीक है, 18 साल से अबव की एज है, तो 50 lakhs और 10 times ऑफ द एनुअल इनकम। जो कम है, दोनों में से जो कम है वो आप दे सकते हैं। समझो किसी व्यक्ति की जो आय है, ठीक है, वो साल की 3 लाख रुपए है, साल की 3 लाख रुपए, तो उसका 10 times यानी 30 लाख रुपए या 50 लाख, दोनों में से जो कम होगा वो हम दे पाएंगे। मेजर स्टूडेंट्स में ये 50 lakhs और इक्विवेलेंट टू पेरेंट्स कवर विच एवर इज लेस आप दे सकते हो, लेकिन स्पेशल MHR तक मैक्सिमम 50 lakhs तक मिल सकता है। फीमेल कैटेगरी की हम बात करें तो A1 A2 कैटेगरी को 50 lakhs और 10 times ऑफ द एनुअल इनकम, दोनों में से जो कम है वो मिलेगा। A3 कैटेगरी में 35 lakhs और 10 times ऑफ एनुअल इनकम, दोनों में से जो कम है वो मिलेगा। B1 एंड B2 कैटेगरी यानी हाउसवाइफ में 35 lakhs और इक्विवेलेंट टू हस्बैंड्स इंश्योरेंस, दोनों में से जो कम है वो मिलेगा। ठीक है। बट अगर इसमें से कुछ भी, जैसे पेरेंट्स, हस्बैंड इज नॉट एलिजिबल, देन प्रपोजल फॉर मेजर स्टूडेंट और फीमेल कैटेगरी कैसे कंसीडर किया जाएगा वो भी हम देख लेते हैं। तो अगर मेजर स्टूडेंट है तो 35 lakhs तक, फीमेल लाइव्स है तो B1 B2 कैटेगरी में 20 से 34 एज में 35 lakhs तक, 35 to 40 ईयर्स में 25 lakhs तक, 41 to 65 ईयर्स में 25 lakhs तक। ठीक है। और 10 times ऑफ द एनुअल इनकम और पेरेंट्स सब्जेक्ट टू विच एवर इज लेस यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। एक्सक्लूजन कौन कौन से हैं, तो एक्सक्लूजन हर पॉलिसी में कुछ ना कुछ एक्सक्लूजन होता है, चाहे आप मेडिक्लेम से खरीदें। समझने से पहले, एक्सक्लूजन समझने से पहले हमें समझना होगा कि प्लान में क्या एक्सक्लूजन लग सकते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि एक्सक्लूजन होता क्या है। ठीक है, कैंसर के स्टेज क्या होते हैं वो समझने होंगे। अगर किसी डॉक्टर के साथ आप बैठ गए, ठीक है, बोल बोल रहे हो इस केस में नहीं मिलेगा, उस केस में नहीं मिलेगा, तो आपको भी तो पता होना चाहिए कि केस होता क्या है। ठीक है। सो सबसे पहला जो केस होता है वो स्टेज 0 होता है, यानी कार्सिमा इन सिचू। आपका जो स्किन का जो टिश्यू होता है, जब कैंसर सेल्स वहां पे होते हैं तो उसको स्टेज 0 बोलते हैं। ठीक है। अब जब उस स्टेज में सेल डिवीजन बढ़ता जाता है, कैंसर अल्टीमेटली है क्या, ये सेल डिवीजन है ना, कोश विभाजन जिसको बोलते हैं। अगर आपके कोश का विभाजन कंटिन्यूअसली हो रहा है, वो कंट्रोल में नहीं है, जनरली डीएनए इसे कंट्रोल करता है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन खराब हो गया तो वो अनकंट्रोल के बाहर चला जाता है। ठीक है। तो उस स्टेज में क्या होगा, सेल जो है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहेंगे, तो सेल का जो मास है वो बढ़ जाएगा। तो वो जब एक जगह लोकल पे है, कम है, तो उसको स्टेज 1 बोलते हैं। अर्ली लोकल स्टेज, अब वहां से वो धीरे धीरे उसकी गांठ बढ़ती जा रही है तो उसको स्टेज 2 बोलते हैं। ठीक है। देन स्टेज 3 आता है लेट लोकल। ठीक है, यानी और भी बड़ा हो गया है। ओके। और स्टेज 4 जो है, जिसको 3 के बाद हम कंसीडर करते हैं मेजर स्टेज में, तो वो मेटा स्टेज हो गया है, यानी आपकी जो टिश्यू है वो लिम्फेटिक नोड से कनेक्टेड होती है, लिम्फेटिक सिस्टम से कनेक्टेड होती है। जब ये सेल लिम्फेटिक सिस्टम में जाते हैं,
ठीक है? तो ये ट्रांसफर टी स्टेज में आ जाते हैं, ठीक है? 3 स्टेज ये तो स्टेज 0, 1, 2, 3, 4 तो हैं। इसके अलावा सी केस होता है यानी कार्सिनोमा में होता है, ठीक है? देन टी आता है ट्रांसफर यानी कार्सिनोमा से वो जा रहा है लिम्फेटिक सिस्टम में, उसको टी स्टेज बोलते हैं। टी में भी 0, T0, T1, T2, T3, T4 हो जाएगा। उसके बाद जब वो लिम्फेटिक सिस्टम से बॉडी के अलग-अलग पार्ट में फैलना शुरू करता है तो उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। मेटास्टेसिस में 2 स्टेज होते हैं M0 एंड M1, ठीक है? तो ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक्सक्लूजन्स को समझ पाओगे, ठीक है? तो सबसे पहले क्या आता है? ट्यूबर आती है, ठीक है? ओके? देन आगे बढ़ता है, ओके? और देन मेटास्टेसिस आता है, M आता है, ठीक है? पहले टी नोड बनता है, सी यानी मैंने जो बोला कार्सिमा में नोड बनता है, फिर टी होता है, ठीक ट्यूबर बनता है और M0 यानी टी एन एम N0 एम T0 M0 ऐसे रहता है और उसमें सारे स्टेजेस 1 2 3 0 1 2 3 4 तक जाता है, ठीक है? तो पहले आपको वो समझ में आना चाहिए। देन एक्सक्लूजन्स की बात करें तो एनी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, कब ये एक्सक्लूड होगा? जिसमें पहले से क्लाइंट को कैंसर रहा हो, ठीक है? या ट्रीटमेंट विद इन 48 मंथ्स प्रायर टू द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ पॉलिसी आता है, तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा, है ना? पहले से कैंसर नहीं होना चाहिए। इफ द डायग्नोसिस ऑफ एनी स्टेज ऑफ कैंसर वाज मेड विद इन 180 डेज, 180 दिन के अंदर पॉलिसी इश्यू हुई या रिवाइवल के 180 दिन के अंदर हो, तो एक्सक्लूजन रहेगा। For any medical conditions or procedure was caused directly or indirectly by AIDS, एड्स के रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लेक्स हुआ, इन्फेक्शन हुआ HIV के कारण, तो उस केस में एक्सक्लूजन रहेगा, ठीक है? Then for any medical condition or procedure arising from the donation of any of the life assured organ डोनेशन से हुआ है कैंसर, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। फॉर एनी मेडिकल कंडीशंस और प्रोसीजर्स वाज कॉज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय अल्कोहल और ड्रग, ठीक है? तो उस केस में नहीं मिलेगा। फॉर एनी मेडिकल कंडीशंस और प्रोसीजर्स अराइजिंग फ्रॉम न्यूक्लियर कंटामिनेशन और एक्सीडेंट अराइजिंग फ्रॉम सच नेचर यानी न्यूक्लियर से हुआ, तो उस केस में नहीं मिलेगा। तो ये एक्सक्लूजन सिर्फ कैंसर कवर में नहीं है, या बाकी की प्रोडक्ट्स में देखेंगे तो वहां पे भी आपको मिलेंगे, ठीक है? बट आई डोंट वांट टू गो पर्सनलाइज विद एनीथिंग, बट ऐसे एक्सक्लूजन हर मेडिक्लेम पॉलिसीज में लगभग लगभग होते ही हैं, ठीक है? नाउ एक्सक्लूजन फॉर अर्ली स्टेज कैंसर, हमने देखा था अर्ली एंड मेजर स्टेज, तो अर्ली स्टेज में कब नहीं मिलता? All tumors which are histologically described as benign, borderline malignant और low malignant, यानी जिनके फैलने की चांसेस नहीं है, जिससे बॉडी को जैसे मसा बगंदर निकलता है, वो भी एक प्रकार का कैंसर सेल ही आप बोल सकते हो, ठीक है? लेकिन जो बॉडी को हार्म नहीं करते, उस केस में आपको अर्ली स्टेज नहीं मिलेगा। डिस्प्लाजिया है, इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लाजिया है और स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लेशंस यानी स्किन का जो कैंसर है, उसमें आपको ये नहीं मिलने वाले। उसमें अर्ली स्टेज आपको नहीं मिलेगा। कार्सिनोमा इन सिचू ऑफ स्किन एंड मेलानोमा इन सिचू यानी स्किन के कैंसर्स में नहीं मिलेगा। ऑल ट्यूमर्स इन द प्रेजेंस ऑफ HIV इन्फेक्शंस आर एक्सक्लूडेड, तो ड्यू टू HIV हुआ है तो आपको ये नहीं मिलेगा, ओके? एक्सक्लूजन फॉर अर्ली स्टेज में और देखते हैं। ऑल ट्यूमर्स विच आर हिस्टोलॉजिकली डिस्क्राइब्ड एज कार्सिनोमा इन सिचू, बिनाइन, प्री मैलिग्नेंट, बॉर्डर लाइन मैलिग्नेंट, लो मैलिग्नेंट, पोटेंशियल नियोप्लाज्मा यानी समझ लो जो फैल नहीं सकते, ठीक है? वो, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन दिया है, क्योंकि विमेंस में जो है कार्सिनोमा इन सिचू ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, सर्वाइकल डिस्प्लाजिया जो गर्भाशय के मुख का कैंसर, CIN2, CIN3, CIN1 क्या होता है? सर्वाइकल का जो कैंसर होता है, ठीक है? उसमें अगर 1/3 पार्ट इन्फेक्टेड है तो उसको CIN1 स्टेज बोलते हैं। 2/3 पार्ट इन्फेक्टेड है तो उसको CIN2 बोलते हैं। एंड पूरा मोर देन 2/3 पार्ट अगर इन्फेक्टेड है कैंसर से तो वो CIN3 बोला जाता है, ठीक है? तो स्किन के कैंसर्स हैं उसमें आपको एक्सक्लूजन रहता है, लेकिन इन केस ऑफ ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर हम इसे पास करते हैं, ठीक है?
Any non-melanoma skin carcinoma unless there is evidence of metastasis. Metastasis यानी एक जगह से lymph node, जैसे मैंने बोला ना स्किन होती है, स्किन का टिश्यू होता है, टिश्यू के नीचे लिम्फ नोड्स होते हैं और लिम्फ नोड से वो आगे फैलना शुरू करता है। तो अगर मेटास्टेसिस नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लिम्फ नोड्स और बियॉन्ड नहीं फैला है तो नहीं मिलेगा। मैलिग्नेंट मेलानोमा दैट हैज नॉट कॉज्ड इन्वेजन बियॉन्ड द एपिडर्मिस, यानी स्किन के लेयर्स के नीचे वो आगे नहीं बढ़ा है तो उस केस में नहीं मिलेगा। अगर बढ़ा है तो अर्ली स्टेज में मिल रहा है, ठीक है। नाउ ऑल ट्यूमर्स ऑफ द प्रोस्टेट अनलेस हिस्टोलॉजिकली क्लासिफाइड, अगर प्रोस्टेट कैंसर है उसमें उसका एक स्कोर आता है, ठीक है, टेस्टिंग का, जो 6 और हैविंग 6 है, ठीक है, 6 से ज्यादा है, और हैविंग प्रोसेस टू एटलीस्ट क्लिनिकल टीएनएम। टीएनएम मैंने बोला जैसे ट्यूमर नोड एंड मेटास्टेसिस बोलते हैं, तो ट्यूमर में इसका सेकेंड स्टेज चल रहा है, N0 M0 है उसमें फर्स्ट स्टेज ही चल रहा है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे आपको क्लेम मिलेगा, 6 से ज्यादा है एंड T2 N0 M0 है तो यहाँ पे क्लेम मिलता है। ऑल थायराइड कैंसर हिस्टोलॉजिकली क्लासिफाइड एज T1 N0 M0, इसीलिए मैंने आपको पहले बोला कि पहले आपको ट्यूम क्या है, स्टेजेस क्या है वो समझना पड़ेगा। तो T यानी ट्यूमर होता है, N यानी नोड होता है, गांठ बन गई पूरी, और M आपको मेटास्टेसिस होता है, ठीक है। तो टीएनएम क्लासिफिकेशन से आपको थायराइड में अगर T1 N0 M0 से ज्यादा है तो आपको यहाँ पे अर्ली स्टेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्रोनिक लिम्फोटिक ल्यूकेमिया जिसमें RAI स्टेज 3 से कम है तो वहां पे नहीं मिलेगा, 3 से ज्यादा है तो मिलेगा। नॉन इन्वेजिव पेपिलरी कैंसर ऑफ द ब्लैडर जो पुरुषों में देखा जाता है तो TA N0 M0, और उससे कम है तो नहीं मिलेगा, उससे अधिक है तो मिलेगा। ऑल गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जहां पे T1 N0 M0 क्लासिफिकेशन में ऊपर है, ठीक है, और बिलो विद मिटोटिक काउंट ऑफ 550 है तो वहां पे आपको नहीं मिलेगा। अगर 550 से अबव का काउंट है तो वहां पे अर्ली स्टेज मिलने पात्र रहेगा। ऑल ट्यूमर्स इन द प्रेजेंस ऑफ HIV इन्फेक्शन नहीं मिलेंगे, ठीक है। नाउ क्लेम्स, क्लेम्स कैसे मिलेगी, ठीक है, क्लेम प्रोसेस क्या रहेगी। सो प्रूफ ऑफ सेटिस्फैक्ट्री टू द कॉर्पोरेशन 120 दिन के अंदर आपको देना पड़ेगा। कोई TPS में काम नहीं करेगा, पहले भी मैंने बोला, डायरेक्टली LIC ऑफ इंडिया ही सेटल करेगी। क्लेम फॉर्म आपको देना है, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स प्लीज आप नोट कर लीजिए। क्लेम फॉर्म अलोंग विद नेफ्ट मैंडेट फॉर्म आपको देना है क्लाइंट का। ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट देना है। ट्रीटिंग डॉक्टर सर्टिफिकेट फील्ड बाय द डॉक्टर ट्रीटिंग द लाइफ एश्योर्ड फॉर द डायग्नोस एलिमेंट आपको देना है। हॉस्पिटल सर्टिफिकेट डिस्चार्ज समरी ड्यूली फिल्ड बाय द हॉस्पिटल वेयर लाइफ एश्योर्ड वाज एडमिटेड, तो भले ही आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों ना ट्रीटमेंट लिया, आपको देना होगा। कंफर्मेशन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग क्लिनिकल, रेडियोलॉजिकल, हिस्टोलॉजिकल, लेबोरेटरी एविडेंस आपको सबमिट करने होंगे। एनी अदर डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन जो भी आपसे पूछी जाए कॉर्पोरेशन के द्वारा आपको सबमिट करनी होगी, ठीक है। नो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्रपोजल्स विद कैंसर हिस्ट्री कि मैम इसको प्लान दे सकते हैं कि नहीं, इनके घर में कैंसर हुआ तो हम इसे दे सकते हैं कि नहीं। तो आज सबके आंसर्स आपको मिल जाएंगे कि इफ आइदर ऑफ पेरेंट्स or brother or sister suffered or suffering from or died due to cancer and findings are age below, तो आप दे सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओनली 1 पर्सन, अगर एक ही पर्सन फैमिली में ऐसा रहा जिसे कैंसर 60 के बाद डिटेक्ट हुआ तो आप दे सकते हैं, स्टैंडर्ड ही गिना जाएगा उसको, यानी आप दे सकते हैं। यानी समझ लो 60 साल से ऊपर का व्यक्ति है घर में और उसे कैंसर हुआ तो उसके घर में कैंसर प्लान दिया जा सकता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ मोर देन 1 पर्सन, अगर एक से ज्यादा व्यक्ति है इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, यानी घर में सिर्फ एक व्यक्ति ड्यू टू कैंसर डाई हुआ, 60 के अबव एज है तो दे सकते हो, लेकिन 2 व्यक्ति हैं तो नहीं दे पाओगे। 2 व्यक्ति में कैसे, मम्मी पापा भाई बहन, ब्लड रिलेशन, ओके। गाइडलाइन फॉर फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कैंसर्स ऑफ एनी फैमिली मेंबर्स वेयर द ऑनसेट ऑफ कैंसर इज बिलो एज 60 से नीचे है तो वो डिवीजन ऑफिस जाता है। अब ये कौन सा है तो यहाँ पे देखते हैं C से G तक। तो जैसे ब्रेस्ट है, यूट्रीन है, ओवरियन है, सर्वाइकल कैंसर है, ठीक है, मेल या फीमेल, तो मदर, सिस्टर और डॉटर। अगर प्रपोज जो है वो मेल है
और मदर, सिस्टर या डॉटर को है तो वो एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। लेकिन प्रपोज़ल जो यानी जिसके ऊपर आपको कैंसर प्लान लेना है वो फीमेल है और वो मदर, सिस्टर या डॉटर को इनमें से किसी भी प्रकार का कैंसर है, तो वो केस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। प्रोस्टेट कैंसर है या टेस्टिकुलर कैंसर है जो पुरुषों में देखा जाता है, तो इस केस में अगर मेल है तो उसे नहीं मिलेगा क्योंकि उसके घर में ऑलरेडी ये केसेस हैं, तो चांसेस हैं उस पर्सन को होने के, तो वहाँ पे रिग्रेट कर दिया जाएगा। लेकिन फीमेल है और उसके घर में कोई भी पर्सन इस प्रकार के प्रोस्टेट या टेस्टिकुलर कैंसर से सफ़र हो रहा है, तो वहाँ पे ये एक्सेप्टेड होगा। इसोफेगल, गैस्ट्रिक, स्टमक, गॉल ब्लैडर, रेक्टल और अदर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर है, तो मेल या फीमेल है, उसके घर में मदर, सिस्टर, डॉटर, फादर, ब्रदर और सन कोई भी है ना? तो उस केस में केस रिग्रेट हो जाएगा, है ना? यानी इतना समझ लो कि किसी के घर में डाइजेस्टिव सिस्टम का कैंसर है, तो केस आपका रिग्रेट होने वाला है। ब्लड कैंसर, हॉकिंस, नॉन हॉकिंस, एक्यूट माइलॉइड, क्रोनिक माइलॉइड, एक्यूट लिम्फोटिक, क्रोनिक लिम्फोटिक, माइलोमा है, तो वहाँ पे चाहे मेल हो या फीमेल हो, घर में मदर, सिस्टर, डॉटर, फादर, ब्रदर किसी को भी है तो केस रिग्रेट हो जाएगा। ओरल, टंग, थ्रोट या ब्रेन कैंसर है, घर में किसी को भी है, ठीक है? ओरल, टंग, थ्रोट, ब्रेन कैंसर आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, मदर, सिस्टर, डॉटर, फादर, ब्रदर किसी को भी है, तो ये केस एक्सेप्ट होते हैं। यहाँ पे केस डिक्लाइन नहीं होगा। यानी समझो 2 भाई हैं और भगवान ना करे एक को ब्रेन कैंसर है, तो दूसरे भाई को मिल सकता है या सिस्टर को मिल सकता है, वहाँ पे रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन आपका जो ब्लड है, यानी हेरिडिटरी वाला जो भी पार्ट है, वहाँ पे आपके केसेस रिग्रेट हो जाएँगे, ठीक है? सो ये फाइट टू कैंसर, से नो टू कैंसर, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैंसर विद ज़ीरो इंश्योरेंस आप ले सकते हो कैसे? तो यहाँ पे मैंने पूरा प्लान बना रखा है कि अगर आप रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस के साथ इस प्लान को खरीदना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। सपोज कोई मेल है 20 साल का है, 50 लाख का सम एश्योर्ड खरीदा, ठीक है? सिर्फ कैंसर कवर लेना चाहता है तो ₹6,549 विद जीएसटी प्रीमियम है। लेकिन अगर उसे रिटर्न ऑफ प्रीमियम चाहिए, ठीक है? कि मुझे तो कभी कैंसर नहीं होगा, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर कोई बात नहीं, भगवान करे आपको ना ही हो, तो आपने जो भी पैसा भरा है वो वापस मिल जाएगा। तो ये 914 प्लान के साथ मैंने कॉम्बिनेशन करके कुछ प्रीमियम चार्ट रेडी किया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 25 ईयर एज मेल है, 40 लाख का इंश्योरेंस खरीदता है, तो सिर्फ कैंसर कवर लेना है तो ₹6,419 के आसपास प्रीमियम है, ठीक है? और रिटर्न ऑफ प्रीमियम के साथ जाना है तो ₹9,913 लगेंगे। 30 साल की एज है, 35 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, 7,681 सिर्फ कैंसर कवर लेना है, तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम लेना है तो 11,420 देने हैं। कुछ नहीं हुआ तो 30 साल के बाद प्रीमियम रिटर्न आ जाएगा। वैसे ही 35 एज मेल के लिए ये 13,116 है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। तो 914 प्लान के साथ कंबाइन करके रिटर्न ऑफ प्रीमियम बना सकते हैं, ठीक है? बट आई वुड नॉट प्रेफर कि 55 की एज में आप ये नहीं देंगे क्योंकि इसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा आएगा। उस केस में अगर आपको इसे सिंगल प्रीमियम में प्लान कर सकते हैं, इसको आप सिंगल प्रीमियम में भी दे सकते हैं, कि जीवन अक्षय या जीवन शांति की पॉलिसी खरीद लो और उसके जो पेंशन आए, उसमें से कैंसर कवर का प्रीमियम आप सेटल कर सकते हैं। तो क्लाइंट का वन टाइम इन्वेस्टमेंट में कैंसर कवर पॉलिसी आप बेच सकते हैं, ठीक है? अगर क्लाइंट की एज 30 साल से ज़्यादा की है, तो सिंगल प्रीमियम आप जीवन अक्षय या जीवन शांति का पिच करके और उसमें से ये एडजस्ट कर सकते हैं कैंसर कवर पॉलिसी का प्रीमियम। सेम वे आप फीमेल के लिए इसका जो प्रीमियम है वो अलग आता है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है? सो आप कैलकुलेट कर सकते हैं पिच कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो सब्सक्राइब कर लें और कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ फीडबैक में कमेंट में आप डालिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि समाज में हमारा जो रोल है वो उसे हम अच्छे से निभा पाएँ। बिकॉज़ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हमारे पास जो नॉलेज है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दें। ताकि किसी फैमिली में क्योंकि अगर आपके आस-पास कोई कैंसर का केस है और उस फैमिली में कैंसर पॉलिसी नहीं है, तो ये हमारी गलती होगी, ना कि उस व्यक्ति की क्योंकि हमने उसे बताया नहीं है। हाँ, हमने उसे बताया है और फिर भी हुआ है भगवान ना करे, तो
उसमें उस व्यक्ति की गलती है, लेकिन हमने उसे बताया ही नहीं है, तो ये हमारी गलती होगी। सो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, एक मिशन पे रहें, ठीक है? बिज़नेस एक अदर पार्ट है और समाज के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो अदर पार्ट है। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट।